नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अनुपम जय मिश्रा श्री सर। राम। और पिछली बार, चूंकि मैं पिछले 15 दिन से बहुत ज्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग में हूं और आप लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की कई वीडियोस भी देखी हैं, तो मैं बहुत सारी चीजें कवर नहीं कर पाया। और अनुपम सर के पास तकरीबन, ये बहुत कम होता है कि मैं 15 दिन का गैप ले लूं, लेकिन लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट क्या अब नीतिगत फैसलों में डायरेक्ट हस्तक्षेप करेगी? और बिहार इलेक्शन, इन दो चीजों पर हम बात करेंगे। मगर उससे पहले, जो योगी जी के बने कानून के ऊपर कोर्ट ने फैसला दिया है, ये मुझे डराता है। सच बोल रहा हूं, मैं डर रहा हूं। एक तो पहले ही सीजीआई के विरुद्ध जो कुछ भी हुआ, उस पर आवाजें भले बटी हो, लेकिन जब एक विधान मंडल के अंदर कोई कानून बन रहा है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से मतांतर वाले कानून को के ऊपर आया है और बातें की है, ऐसे में अब क्या ऑप्शन बचता है कि सुप्रीम कोर्ट को कह दिया सर चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं और आप सरकार सुप्रीम कोर्ट ही चलाए और हम अब रिजाइन कर देते हैं। इन सब बातों को हम अनुपम सर से समझेंगे, क्योंकि इसका इनको एक्सपीरियंस है। इंजीनियर के अलावा वकील भी तो हैं, तो वो भी जरूरी है जानना। सर प्रणाम सर। नमस्कार। कैसे नमस्कार। देखते हैं आप इस प्रकरण को सर? देखें, जस्टिस नरीमन ने कहा था कि आर्टिकल 25 लोगों को अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति देता है। चलिए, वहां तक बात समझ में आई। अब रिटायरमेंट के बाद वो कह रहे हैं 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था कि आपको अपने धर्म की प्रचार की अनुमति तो है, लेकिन आपको दूसरों को कन्वर्ट करने का हक नहीं है। अब जज साहब घूम घूम के कह रहे हैं कि उस ऑर्डर को खारिज कर दिया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को नया आदेश देना चाहिए और दूसरों को कन्वर्ट करने का, उनका मजहब, उनका धर्म बदलने का हमको हक मिलना चाहिए। अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है। जज साहब पारसी समुदाय से आते हैं और पारसियों के साथ ईरान में क्या हुआ हम सब जानते हैं। अभी ये 2 दिन पुराना आदेश है जस्टिस पारदीवाला का, वो भी पारसी समुदाय से आते हैं। 2021 में योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण नहीं रोका था, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि भाई धोखे से, फ्रॉड से। अब आप देख रहे हैं कि पंजाब में, पूरी दुनिया में किस तरह का धर्मांतरण हो रहा है। मरा हुआ बच्चा जिंदा कर दे रहे हैं, लोगों का कैंसर ठीक हो जा रहा है, लंगड़ाते हुए लोग आते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं। अपना पोप उनका जिंदगी भर गठिया की बीमारी से व्हीलचेयर पे चलता रहा, वो बेचारा उसकी गठिया नहीं ठीक कर पाए, पूरे हिंदुस्तान की गठिया ठीक कर रहे हैं, कैंसर ठीक कर रहे हैं, मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहे हैं। तो ये जो धोखा, ये जो फ्रॉड हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए योगी ने ये एक धर्मांतरण कानून बनाया था, इसमें जिला प्रशासन को इन्वॉल्व किया था। जस्टिस पारदीवाला ने ऐसे तमाम लोग जो फ्रॉड कर रहे थे, उन सब के खिलाफ 5 केसेस थे, 5 खारिज कर दिए। और अब वो सुनेंगे कि धर्मांतरण कानून कितना गलत है। 7 राज्य कर चुके हैं, 2 राज्य करने वाले हैं। खास तौर से मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों में तो आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा खेल हो रहा है। पंजाब में जब से केजरीवाल की सरकार आई है, वो खुलेआम धर्मांतरण को प्रमोट कर रही, क्योंकि केजरीवाल तो मदर टेरेसा से इंस्पायर्ड थे और मदर टेरेसा से बड़ा कन्वर्जन रैकेट तो किसी ने चलाया ही नहीं। तो बड़ी एक दुखद स्थिति है और सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में दखल दे रही है। अब देखिए, इसको सिर्फ इतने से मत जोड़िए, धर्म कन्वर्जन से मत रुकिए। इंदिरा जयसिंह ने मुकदमा कर दिया है कि लड़कियों की यौन संबंध बनाने की उम्र, उनकी सहमति 18 से घटा के 16 कर दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि भाई अगर कानून में कुछ है, अगर कोई चेंज भी हो रहा है तो सरकार करेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि साहब हमारे पास मुकदमे इतना ज्यादा है, बैकलॉग हो गया। आपका काम है, दीज केसेस शुड बी थ्रोन आउट। पहली हियरिंग में इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, जुर्माना लगाना चाहिए इस तरह के मुकदमे का। 2021 में एक मुकदमा हुआ था धर्मांतरण को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था, कहा था जुर्माना लगाएंगे।
धर्मांतरण के लिए कोई कानून नहीं चाहिए, बहरहाल योगी ने बना दिया। अब आप लड़कियों की, अगर आप यौन सहमत की एज 18 से 16 लाते हैं, तो फिर आप इसको समझिए कि अगर 16 साल की लड़की लव जिहाद में फंसती है, तो अभी आज जो 16 साल की लड़की लव जिहाद में फंसती, 16 साल की लड़की उसको संबंध बनाता, तो उसको स्टैट्यूटरी रेप माना जाता है, उसको रेप कहा जाता है। अब 16 साल की लड़की कहा जाए कि उसने अपनी मर्जी से किया, हो गई। तो ये इंदिरा सब जैसी चीजों, वही है ना जिसमें ज्योति वाले केस में जो है। हाँ, तो ये सारी चीजें धर्मांतरण से जुड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी डेफिनेटली गलत है और ज्यादा है, और ये जुडिशियल ओवर रीच है। जस्टिस गवाई जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि जैसे ये बात हुआ था कि जुडिशियल एक्टिविज्म 90 के दशक में कोलिजियम बनने के बाद जब जुडिशरी ने एक पीआईएल की एक चीज सामने आ गई, तो पीआईएल के माध्यम से बहुत ढेर सारे जजेस ने बहुत ढेर सारे आदेश किए, तो ये कहा गया जुडिशियल एक्टिविज्म, इसको नाम दिया गया। तो जब बी आर गवाई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, तो उन्होंने उसको एक स्टेप आगे जाके कहा, उनका जुडिशियल टेररिज्म नहीं होना चाहिए, न्यायिक आतंकवाद नहीं होना चाहिए। वो अलग बात है कि जितना जस्टिस गवाई का अपना ही कार्यकाल इतना ज्यादा विवादित हो गया, इतना ज्यादा विवादित हो गया। देखिए, जुडिशरी में भी एक टर्निंग चल रही है, इसको समझिए आप। अभिषेक, मैं आपको बताता हूँ, जरा सुने इसको। मैंने आज ही अपने एक फ्रेंड्स ग्रुप में एक मैसेज किया था। नीरव मोदी को उसका प्रत्यर्पण रोकने के लिए पहले मार्कंडे का अर्जुन उसके पक्ष में कहा, गवाही दी। उसके बाद अब आप देखिए कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं दीपक वर्मा साहब, वो कह रहे हैं कि नीरव मोदी को हिंदुस्तान नहीं लाना चाहिए क्योंकि नीरव मोदी को हिंदुस्तान में न्याय नहीं मिल पाएगा। तो अब एक भगोड़े के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो जज खड़े हो गए। आपने देखा बंबई में जो ट्रेन ब्लास्ट हुए थे जिसमें कितने लोग मारे गए थे, उसका मुकदमा लड़ने कौन गए? रिटायर्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुरलीधर चले गए, मुरलीधरन। तो यानी एक भगोड़े के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो जज खड़े हो गए। ट्रेन ब्लास्ट जो कि लश्कर तैयबा से संबंधित लोग थे, उनके लिए चीफ जस्टिस खड़े हो गए मुकदमा लड़ने के लिए। उसके बाद आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं मदन लोकुर, तो जस्टिस लोकुर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त हो चुकी है और आप बेंच देखिए और आप पहले से बता देंगे आदेश क्या होने वाला है। तो उन्होंने पूरी जुडिशरी पे कमेंट कर डाला। फिर आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट के, लोकुर साहब तब भी थे, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज उस समय जस्टिस दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले आए थे। तो यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस भगोड़ों के फेवर में खड़े हो रहे हैं, चीफ जस्टिस लश्कर के लिए मुकदमा लड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के जजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है? ये दिखाता है कि जुडिशरी में भी बहुत चर्निंग चल रही है, बहुत ज्यादा चर्निंग चल रही है। और आज की तारीख में जितने जजेस वहां बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, सब 62 से 65 की, 63, 64, 65 की एज ग्रुप में। तो साहब ये एक अलग काल में अपॉइंट हुए थे, एक अलग सिस्टम में अपॉइंट हुए थे। ज्यादातर लोग कांग्रेस गवर्नमेंट के प्रोडक्ट हैं, हालांकि गवर्नमेंट का उतना अब इससे रह नहीं गया है। प्लस ये सब लोगों की जो पढ़ाई, शिक्षा की जो एज थी, वो एक नेहरूवियन मॉडल के अंतर्गत इन सबने पढ़ाई की थी। याद रखें, सुप्रीम कोर्ट तक सारे मामले जा क्यों रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट तक सारे मामले इसलिए जा रहे हैं अभिषेक कि हाई कोर्ट से लोगों को रिलीफ नहीं मिल रही है। इसका मतलब हाई कोर्ट कुछ और सोच रही है, सुप्रीम कोर्ट कुछ और सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट जजेस कुछ और सोच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच आदेश करती कि तीस्ता सीतलवाड़ पे मुकदमा कर दो, और सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच उसको सेम डे बेल दे देती है। तो ये दिखाता है कि एक ही कोर्ट में अलग अलग जजेस अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। तो न्यायपालिका एक, जिसे कहना चाहिए, अंतर विरोध के दौर से गुजर रही है और इसको थोड़ा सेटल होने में अभी टाइम लगेगा। नहीं, मेरा मानना है कि न्यायपालिका, सही बताऊं, मुझे विश्वास नहीं है। एक 100 रुपए के केस में सर 39 साल लग जाता है जजमेंट आने में, 100 रुपए रिश्वत के केस में, और रातों रात तीस्ता सीतलवाड़ के लिए जमानत का प्रबंध हो जाता है। तो ये कहना तो झूठ है, फरेब है कि भाई न्यायपालिका सबके लिए समान है। नहीं, वो सबके लिए समान नहीं है। अमीरों की
के लिए हो सकता है, अमीर लोगों के लिए कानून व्यवस्था हो सकता है। हार्श लगेगा सुनने में, किंतु अमीरों की आंगन की भाई हमारे यहाँ रिटायर्ड सीजीआई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ वकीलों ने बंधक बना लिया है। वो है, वो जुबैर क्लिप कटवा जुबैर कहता है कि भाई उमर खालिद की जमानत इसलिए हम वापस ले रहे थे बार बार क्योंकि जस्टिस बेला त्रिवेदी बैठी हुई थी, हम उनके जाने का इंतजार कर रहे थे। यानी तुम ये तो इसको बेंच हंटिंग कहा जाता है। अपने मन पसंदीदा कोर्ट में जाओगे, वहां से आदेश लेकर आओगे। आप सोच के देखें कितनी बड़ी कंटेम्प्ट है। और चूंकि बेला त्रिवेदी ने जमानत नहीं देने का वो था, तो आपने देखा कि बेला त्रिवेदी सुप्रीम कोर्ट की एक पहली जज बनी जिनको फेयरवेल नहीं दिया गया, और तब नहीं दिया गया जब सुप्रीम कोर्ट बार के अध्यक्ष कपिल सिब्बल थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं वही कह रहा हूं कि ये दलाली हो रही है। ये न्यायपालिका में कम से कम ये सारी चीजें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है लग जाए मुझे, लेकिन ये विशुद्ध दलाली है जब जुबैर ऐसा आदमी कहता है और उसको बेल मिलता है। सर, विशुद्ध दंगे का एक्ट किया था उसने, गाजियाबाद वाले वीडियो को मॉर्फ करके, जिसमें एक मुसलमान को मार रहा था। उसने लिखा कि इस व्यक्ति को इसलिए मारा जा रहा है और जय श्री राम बुलवाया जा रहा है, जबकि पूरा वीडियो म्यूट किया गया था। बाद में पता चलता है कि मारने वाला भी मुसलमान और मार खाने वाला भी मुसलमान, प्योर हिंदू मुस्लिम। दर्जनों बार माफी मांग चुका है। माना जाता है जुबैर ने और राजदीप सरदेसाई ने मिलकर माफी की सेंचुरी बना ली है। इतनी माफी मांग चुके हैं। नहीं, ये तो इंटेंशनल ये है, और दूसरों को आप लोन वुल्फ अटैक करते हैं। सर, इसको बिहार चुनाव से मैं जोड़ रहा हूं क्योंकि बिहार चुनाव में भी इस बार एक और संगीन, ठीक चुनाव से पहले करप्शन का आरोप लगा। ऑफ कोर्स महागठबंधन पर आरोप क्या है, ओपन एंड शट केस है। एक वीडियो तो टहल भी रहा है, चूंकि मेरे चैनल का नहीं है तो मैंने लगाया नहीं। वहां ना राबड़ी देवी के ही अपने परिवार की महिला ग्राउंड रिपोर्टिंग में आरोप लगा रही हैं कि भाई वो क्यों भागी पटना से और उनके पूरे बच्चों के साथ क्या हुआ। ऐसे में सर, ये जो न्यायपालिका की दखलंदाजी है, जब केस 15-20 साल चले और जजमेंट ना आए, तो फिर चारा घोटाला में हम लोग कहते तो हैं, पीठ तो थपथपाते हैं कि लालू प्रसाद यादव कन्विक्ट हो गए, तो मिला क्या देश को? जमानत पे बाहर है, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, एक पैसा कहीं कुछ जब्त होना नहीं है। दिक्कत क्या है फिर? करप्शन से इस देश में कोई नेता क्यों डरे सर? चलिए, अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने वादा किया है कि बहुत जल्दी एक ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि एफआईआर होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के सारे मुकदमे 3 साल की अवधि में तय हो जाएंगे। यदि ऐसा ये व्यवस्था लागू हो जाती है तो इन चीजों में कमी आएगी। चलिए, ठीक है, आपको ऐसा विश्वास है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में थे और बिहार में उन्होंने कहा कि भाई रोजगार सिर्फ एनडीए दे सकती है। एक जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि बिहार में फैक्ट्रीज नहीं लग रही है, कल तेजस्वी यादव ने बोला। हालांकि मैं मानता हूं इसके लिए बहुत पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है, दृष्टि की ही आवश्यकता है। लेकिन कल तेजस्वी ने कहा कि मोदी जी आते तो यहां पर है, वोट यहां से मांगते, लेकिन फैक्ट्री गुजरात में लगती है। गुजरात में फैक्ट्रीज पहले से थी। एक सर शेखर गुप्ता जी जिसमें काम करते हैं प्रिंट, उसका एक आर्टिकल है और मैं चाहता हूं शेयर करूं आपके साथ भी और दर्शकों के साथ भी। ब्रिटेनिया, जारा, वैन हुसैन से लेकर अडानी तक बिहार में शुरू हुआ रोजगारों का नया उद्योग, ज्योति यादव ने लिखा है। और 2016 से 20 में 1238 फैक्ट्री को पहले चरण में मंजूरी मिली थी, जिसमें 16,832 करोड़ का निवेश था। किंतु 2020 के बाद यह आंकड़ा 2114 फैक्ट्री तक पहुंच गया और 90,503 करोड़ का निवेश बिहार में ऑलरेडी आ चुका है। सर, ये जो ब्लंट लाई है नैरेटिव, इसका कितना प्रभाव पड़ता है जब तेजस्वी यादव जैसे लोग और उनका पूरा इकोसिस्टम, यहां तक कि उस इकोसिस्टम में एक पाकिस्तान से भी बैठा हुआ आदमी है, बिलाल नाम है कुछ करके, वो भी पाकिस्तान से आईडी चला रहा है, बिट्टू शर्मा के नाम से। अभी बड़ी आश्चर्यजनक चीजें हैं सर। कितना इंपैक्ट होता है सर चुनाव में सर इसका? भाई देखिए, पहली बात तो ये कि मैं जमाने से कह रहा हूं कि कम से कम भारत में जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, 50% से 60% लोग
इनको आधार से या फिर इनकी पहचान से जोड़ दिया जाना चाहिए, तो फर्जी अकाउंट खत्म हो जाएंगे। एक्स ने एक बड़ा काम कर दिया है, उन्होंने कर दिया है कि साहब आप जितने अकाउंट होंगे उनके सामने उनके देश का झंडा दिखाया जाएगा। तो कम से कम एक बड़ा काम हो गया। अब इसके आगे भारत सरकार को करना है कि उन्होंने देश बता दिया, आप नाम बताइए, पता बताइए, और कुल मिलाकर सारे अकाउंट ब्लू टिक वेरीफाइड होने चाहिए, सारे अकाउंटों का नाम पता होना चाहिए। क्योंकि हो क्या रहा है कि लोग फर्जी नाम से अकाउंट बना रहे हैं, कोई अकाउंट कहीं से चल रहा है, कोई अकाउंट कहीं से चल रहा है। कम से कम आप देश पता चल गया। और जब से एक्स का ये फैसला लागू हुआ अभिषेक, तब से आपने देखा वी द्रविडियन साहब के कितने अकाउंट खुद ही दुकान बंद करके चले गए। मैं वही कह रहा हूं कि बहुत इन्होंने हेट्रेड फैलाया हिंदुओं के बीच में कास्ट को लेकर के, और उसका प्रभाव दिखता है हमें। बिल्कुल भाई, सोशल मीडिया से ज्यादा ताकतवर आज कुछ नहीं है। और सोशल मीडिया पे अगर सिस्टमैटिक तरीके से दुर्भावना फैलाई जाएगी तो उसका असर तो पड़ेगा अभिषेक। अगर एक्स ने इस बात को लागू कर दिया कि सारे लोगों के नाम के आगे उनका देश बताया जाएगा, तो अब भारत सरकार को क्या रोक रहा है कि जितने लोग हैं उन सबको अपने असली नाम से सामने आओ, फिर जो बोलना है बोलो। फिर मैं देखता हूं कितने लोग क्या बोलते हैं। ठीक। ये जो सर राजनीति में आप टिकट का बंटवारा कोई नया नहीं है, लेकिन बिहार में जो आप ड्रामा देख रहे हैं फ्रेंडली फाइट के नाम पर, जो कुछ भी चल रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं सर? कांग्रेस और राजद के बीच ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, क्या यूपी चुनाव तक ये आप आग पहुंचते देख रहे हैं सर? एक बार दोबारा सवाल करो अभिषेक आप। ये जो बिहार में फ्रेंडली फाइट के नाम पर कांग्रेस और राजद के बीच हो रहा है, क्या इसी राजनीति को आप उत्तर प्रदेश तक पहुंचते हुए भविष्य में 2027 में देख रहे हैं? क्योंकि बिहार में एक बड़ा अजीब सीन क्रिएट हुआ है। राजद के नॉमिनेशन में कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस के नॉमिनेशन में राजद के कार्यकर्ता नहीं जा रहे हैं, तेजस्वी यादव के नॉमिनेशन में कोई भी बड़ा कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं पहुंचा, और ग्राउंड पर कांग्रेस और राजद दो अलग अलग जगह पर खड़ी हुई नजर आती है। बीच में एक लंबी नदी बह रही है जो सेकुलरिज्म के नाम पर खड़े जरूर हैं, उस नदी के दोनों किनारों पे छोड़ साथ में जरूर चल रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रही है कहीं। तो क्या ये वाली सीन आप 2027 आते आते अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच भी देख रहे हैं? अभिषेक, मैं अपने चैनल घूमता आईना पे पिछले कुछ दिनों से एक बात लगातार कह रहा हूं, बल्कि जहां जा रहा हूं कह रहा हूं कि मैंने कभी किसी विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल नहीं माना। क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में मुद्दे बदल जाते हैं, नेता बदल जाते हैं, लेकिन बिहार का जो ये चुनाव है ये उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल है। कारण समझ लीजिए, दो कारण। पहला कारण तो ये कि बिहार में अगर 14% यादव और 18% मुसलमान मिलकर तेजस्वी को नहीं जिता पाता, तो उत्तर प्रदेश में 7% यादव और 16% मुसलमान मिलकर कैसे जिताएगा? कॉम्बिनेशन तो वही है माई। बिल्कुल। अगर वहां पे यादव मुस्लिम का ये फॉर्मूला कामयाब नहीं होता, जहां मतलब वहां परसेंटेज के हिसाब से यादव मुसलमान दोनों ज्यादा है, तो यहाँ पे कैसे होगा? तो अखिलेश, इसीलिए आपने देखा कि तेजस्वी बुरके पे बयान नहीं देते, अखिलेश बयान देना शुरू कर देते हैं। नंबर एक। दूसरी बात, जब पिछली बार भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी के समझौते की बात हुई थी, तो राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को बहुत परेशान किया था, बहुत ज्यादा परेशान किया था। अब प्रशांत किशोर ने एक बात चलाई और वो बात कहीं ना कहीं कांग्रेस को समझ में आई है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि राहुल गांधी जब तक बिहार में तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पिछलग्गू बने रहेंगे, तब तक कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। कांग्रेस ने एक तजुर्बा, एक एक्सपेरिमेंट भी कर लिया है, एक प्रयोग भी कर लिया है दिल्ली में, जहां उन्होंने केजरीवाल से अलग होकर लड़ा, तो केजरीवाल तो हार ही गए, कांग्रेस का भी 3% वोट बढ़ गया। तो ऐसे में आपने जो अभी आप देखें कि इतना बड़ा आपने गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान हो गया, पर राहुल गांधी या कांग्रेस के हंड्रेड से कुछ ट्वीट नहीं हुआ, कोई इसके बारे में बयान नहीं आया। तो जो पसीना छोड़ रहे हैं राहुल गांधी से बात करने में तेजस्वी यादव, उससे ज्यादा पसीना अखिलेश यादव अभी से छोड़ना। उनको समझ में आ रहा है कि अभी तेजस्वी का नंबर है, अगला नंबर उनका लगेगा। तो चाहे वो MY कॉम्बिनेशन की बात हो और चाहे कांग्रेस से कोऑर्डिनेशन की बात हो, दोनों ही जगह पे
अखिलेश यादव के लिए बिहार में सेमीफाइनल खेला जा रहा है। फेयर इनफ। आखिरी प्रश्न सर, चूंकि बात करेंगे पंजाब के ऊपर, आपसे जुड़ने का लाभ ले लेते हैं सर। पंजाब में बड़ी दिलचस्प राजनीति हो रही है। मैं मान के चल रहा हूं कि वो जो वीडियो है वो एआई वीडियो है, लेकिन उसको वायरल किसी बीजेपी की तरफ से नहीं कराया गया सर। वो जिन हैंड है या वायरल हुए, उसमें कांग्रेस के भी प्रो बहुत सारे हैं। ये मन से एक्सेप्टेड है कि नहीं सर, एज अ मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान जी, या अभी भी प्रयास जारी है सर के इलेक्शन से पहले कुछ कर ही लिया जाए? वैसे टाइम ही कितना बचा है पंजाब इलेक्शन में? 27 में तो है ही। देखिए, पहले दिन से साफ था कि अखिलेश केजरीवाल भगवंत मान को बहुत पसंद नहीं कर रहे हैं। बल्कि जब केजरीवाल जेल गए थे तो उस समय भी जो भगवंत मान की जो राजनीति नजर आई थी, ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं भगवंत मान इससे खुश नजर आ रहे थे कि नेताजी जेल के अंदर हैं। तो केजरीवाल भगवंत मान को बहुत पसंद नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल भगवंत मान को हटाने के लिए बहुत दिनों से प्रयासरत हैं, लेकिन बस बात वही है ना कि भगवंत मान का उनके पास कोई विकल्प नहीं है, और लेके आएंगे तो जो थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी बची होगी आपकी पार्टी की, वो भी खत्म हो जाएगी। 3.5 साल में ऑलरेडी काफी डूब चुकी है, ऑलरेडी बहुत डूब चुकी है। पर फिर भी वो वहां का लोकल है। केजरीवाल जब से हारे हैं, आपने देखा है कि वो दिल्ली से पूरी तरह पंजाब शिफ्ट हो चुके हैं। वो अपना सारा समय पंजाब में व्यतीत करते हैं। वो आपने देखा है कि किस तरह वो भगवंत मान को और अपने सहायकों के जरिए और अपनी मौजूदगी के जरिए किस तरह भगवंत मान के ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। केजरीवाल के लिए तो ये भी कहा जाता है कि अगर उनको ऑप्शन मिले तो दिल्ली की जगह वो पंजाब के मुख्यमंत्री होना चाहेंगे, क्योंकि पंजाब के पास पुलिस है, दिल्ली के पास पुलिस नहीं है। केजरीवाल आते हरियाणा में है, पर हरियाणा में उनका कोई से नहीं है। तो क्या कहा जाए, केजरीवाल एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी उनके ऊपर विश्वास कर नहीं सकता है। और ये इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि भगवंत मान के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं केजरीवाल का प्रत्यक्ष या परोक्ष योगदान है। ठीक। 21 अक्टूबर को जो घटना हुई सर पंजाब पर, चूंकि आपसे बात कर रहा हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं भूमिका बता देता हूं पहले दर्शकों को, ताकि मुंबई में 300 लोग जब ब्लास्ट में है मारे गए तो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उस आरडीएक्स को लाने में कस्टम अधिकारियों की ही देखरेख में वो सब अनलोड करवा लिया गया था। रेगुलर स्मगलिंग का सामान था, उन्हें यही पता था रेगुलर स्मगलिंग का सामान है, आरडीएक्स नहीं है। पंजाब में कुछ और हुआ सर। पंजाब में एंटी टैंक, ये गजब बात है। 2 आतंकियों को अरेस्ट किया गया। पाकिस्तान से भेजे गए एक एंटी टैंक रॉकेट आरपीजी 22 बरामद किया गया। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इस हथियार को पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के द्वारा ड्रोन के माध्यम से भेजा गया। ये आश्चर्यजनक रूप से सर पंजाब में जो चीजें बढ़ी हैं आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद। मैं गूगल का न्यूज दे दे रहा हूं, आप लोग इसको सर्च करके भी देख सकते हैं। और इसके अलावे चूंकि मुख्य मीडिया उतना बात नहीं कर रही है, तो 4 दिन पहले एक एनडीटीवी का आर्टिकल है। इसके अलावे कोई बड़ा आर्टिकल इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन गूगल पर आपको ये न्यूज ऑफिशियली कंफर्म न्यूज मिल जाएगी। 21 अक्टूबर 2025 को ये न्यूज है सर। कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को सर? ये वापस अर्ली 80s का ट्राई किया जा रहा है, क्योंकि अब कश्मीर हाथ से निकल के तो पंजाब बॉर्डर देखा जाए। मैं कुमार विश्वास का कहना है, और कुमार विश्वास ने ये बयान पब्लिक डोमेन में दिया है कि केजरीवाल ने उनसे कहा था कि उन्हें खुशी होगी अगर वो पंजाब को अलग देश बना के उसके प्रधानमंत्री बन सके। केजरीवाल ने ना उनके बयान का खंडन किया, ना उनको कोई लीगल नोटिस दिया। केजरीवाल अभी से नहीं, पुलिस भेजा था सर। हाँ, अरेस्ट करने के लिए पुलिस भेजा था सर। हाँ, केजरीवाल ने पिछले 8-9 साल से, बल्कि 10 साल से, देखिए मैंने आज से नहीं, जमाने से कह रहा हूं, केजरीवाल जब चुनाव कैंपेन कर रहे, पहली बार जब हार गए थे
तो उनका कैंपेन क्या होता था, दिन में कहीं भी रहते थे, रात को किसी ना किसी ऐसे आतंकवादी के घर रुकते थे जो मार दिया गया था। तो केजरीवाल तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से वहां पे आतंकवाद भड़का रहे हैं। दुर्भाग्य है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। आप लोग को शर्म नहीं आती है? पंजाब में जिस तरह धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं चल रहा है। तो एक तरफ तो वहां पे दलितों को ईसाई बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वो सिखों में और हिंदुओं में एक फासला उत्पन्न करने की बात कर रही है, दिवाली को बंदी छोड़ दिवस मना रही है। तो अब ये एक दुर्भाग्य तो है साहब, ये जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था किसी जमाने में इंदिरा गांधी ने किया था कि भिंडरा वाला, वो आज तक बार बार घूम के नए नए भस्मासुर रोज पैदा होते जा रहे हैं। कभी वो अमृतपाल सिंह के रूप में और कभी किसी के रूप में, और इनको सरकारी पैट्रोनेज भी मिल रही है। क्या कहा जाए, दुर्भाग्य। चलिए दर्शकों, इसी दुर्भाग्य के साथ, चूंकि हम और अनुपम सर भी इसी देश का हिस्सा है, तो क्या दुर्भाग्य का रोना रहे, किंतु हाँ, जागृत करने का एक छोटा सा प्रयास था। अनुपम सर, आप शो में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बिहार इलेक्शन पर ग्राउंड रिपोर्टिंग जारी रहेगी। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग के मध्य में एक छोटा सा अंतराल इसलिए लिया था क्योंकि इधर के भी न्यूज छूट रहे थे, और मैंने देखा कि स्पेसिफिक ये पंजाब में ये वाला जो एपिसोड हुआ है, ड्रोन से जो चीजें आई हैं, उस पर बहुत सारा टॉक, जिसको कहते हैं, निकल के नहीं है, विमर्श लेकर निकला। तो मैंने सोचा कि अनुपम सर से पूछ लिया जाए, इस पर भी एक राय क्या बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम सर। थैंक यू, नमस्कार।